हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में। और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक और नए टॉपिक की, जो है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इससे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो सारे प्रीवियस वीडियोस में, लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो बेटा चैनल पर सारी वीडियोस हैं, आप जाकर उनको देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में वो वीडियो बनी हुई है, वो लेक्चर आपको मैंने प्रोवाइड कराए हैं और अपने टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस की। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? देखिए, ये एक केमिकल डिकम्पोजिशन होता है इलेक्ट्रोलाइट का। और किसकी प्रेजेंस में होता है? इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। तो द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स मोल्टन एंड डिसॉल्व्ड स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। जल्दी से बता दिया मैम आपने, समझ तो आई नहीं बात? चलिए समझाते हैं आपको। अगर आपने एक कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट लिया और उसके अंदर लाइट को इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, उसके अंदर जब आपने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आयन में टूट गया। और इन आयन के मूवमेंट की वजह से आयन का जो मूवमेंट होगा वो मूव करके कहाँ चला जाएगा? अपने इलेक्ट्रोड्स पर चला जाएगा, ठीक है। और वहां जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे वो आयन। इस पूरी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। और ये प्रोसेस आप जिस कंटेनर के अंदर करते हो, जिस डिवाइस के अंदर करते हो, एंड दैट डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो जहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है, उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, ये हमने बिल्कुल पहले लेक्चर में पढ़ा था। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो डिफरेंस है वो भी हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर डिफरेंस नहीं बता रही हूँ। हम प्रॉपर यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो 4 कॉम्पोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, है ना, कंटेनर। जो ये हमने कंटेनर यूज किया है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस करा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। दूसरा होता है बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट, जो इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं। अभी इन सारे जो पार्ट्स हैं हम उनका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ेंगे, उनमें क्या क्या एसेंशियल कंडीशन होनी चाहिए उनकी बात करेंगे। एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। दूसरा क्या होता है? तीसरा क्या होता है हमारा? तीसरा पार्ट हमारा होता है ये मेटेलिक रॉड, जो इलेक्ट्रोड का काम करती है, मेटेलिक रॉड। और चौथी चीज क्या होती है? यहाँ पे एक बैटरी जुड़ी होती है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या बैटरी जुड़ी होती है, ठीक है। ये 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना होना चाहिए। कंडक्टिंग नहीं होना चाहिए, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना होना चाहिए। जैसे कि ग्लास का बना हो सकता है, वुड का बना हो सकता है। तो ये किसका बना होना चाहिए? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना होना चाहिए। जो दूसरा कंपोनेंट है हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, जो इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए? इसका या तो ये मोल्टन स्टेट में होना चाहिए या डिसॉल्व्ड स्टेट में। मतलब डिसॉल्व्ड स्टेट में या तो किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो, जैसे कि एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में प्रेजेंट हो, या तो एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट हो या फिर मोल्टन फॉर्म में प्रेजेंट हो। अगर सॉलिड में है तो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं बनेगा, राइट। अगली चीज है मेटेलिक रॉड। थर्ड हमने क्या लिखा था? कंपोनेंट इज मेटेलिक रॉड। इन मेटेलिक रॉड क्या है ये? इनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये 2 रॉड इसमें हम लगाते हैं, मेटल की बनी हुई स्ट्रिप होती है। एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। कैथोड यहाँ पर पॉजिटिव होता है और एनोड हमारा कैथोड हमारा नेगेटिव होता है और एनोड हमारा पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अपोजिट होता है बेटा, वहां पर एनोड हमारा नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये जो 2 मेटल की स्ट्रिप होती हैं ये क्या कहलाती है? कैथोड और एनोड कहलाती हैं। और इन पर ही क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस होती है। तो जो रिडक्शन है वो कैथोड के ऊपर होगा और जो ऑक्सीडेशन है वो एनोड के ऊपर होगा। यानी कि पूरे सेल के अंदर ओवरऑल जो रिएक्शन चलेगी दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। चाहे गैल्वेनिक सेल हो आपका, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उनमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है।
फोर्थ है हमारा बैटरी जुड़ी हुई होगी, ये एक बैटरी जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी, इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पर भेजेगी, बैटरी, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जुड़ा होगा। तो ये 4 कंपोनेंट से मिलकर हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो बनता है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? चलिए अब हम बात करेंगे कि प्रोसेस एक्चुअली होती क्या है। भाई जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन लिया आपने, मान लो, या मोल्टन स्टेट में लिया, मैंने कहा मैंने इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया, वाटर के अंदर मैंने इसका सॉल्यूशन बनाया, तो ये क्या होगा, आयंस में टूट जाएगा। बेटा ये क्या होगा, आयंस में टूट जाएगा। और जो ये आयन होंगे, आयन कैसे होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब ये जो आयन होंगे वो रिस्पेक्टिव अपोजिटली चार्ज्ड मेटेलिक रॉड के ऊपर जाएंगे। तो जो पॉजिटिव आयन है वो कहाँ जाएंगे, वो कैथोड के ऊपर जाएंगे, और जो नेगेटिव आयन है वो कहाँ जाएंगे, वो एनोड के ऊपर जाएंगे, क्योंकि एनोड पॉजिटिव है, अपोजिट अट्रैक्ट्स, राइट। तो नेगेटिव वाले एनोड पर जाएंगे, पॉजिटिव वाले कैथोड पर जाएंगे, और वहां जाकर कैथोड पर जाकर इनका क्या हो जाएगा बेटा, रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है, और एनोड पर जाकर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये प्रोसेस चलेगी, दिस इज द होल प्रोसेस, राइट। इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस। फैक्टर्स की बात करते हैं, तो जो 2 फैक्टर हैं वो इलेक्ट्रोलाइसिस को अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। देखिए जो हम इलेक्ट्रोड ये यूज करते हैं, ये 2 तरह के इलेक्ट्रोड हो सकते हैं, कैथोड और एनोड तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड है, लेकिन अगर मैं नेचर की बात करूं तो 2 तरह के इलेक्ट्रोड हो सकते हैं। एक होते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड, एक्टिव इलेक्ट्रोड जिन पर जाकर रिएक्शन होगी, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरे होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। ये आपने, जब मैंने आपको शी पढ़ाया था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या फिर सेल रिप्रेजेंटेशन सिखाया था, तो वहां पे बताया था कि कुछ इलेक्ट्रोड एज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज होते हैं, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, जैसे प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया। मान लो आपको गैस को यूज करना है, गैस का इलेक्ट्रोड बनाना है, तो गैस का इलेक्ट्रोड बनाना पॉसिबल नहीं, तो आपको उसे सरफेस प्रोवाइड कराना पड़ेगा, और वो सरफेस देगा इनर्ट इलेक्ट्रोड, राइट। तो जो इलेक्ट्रोड है वो नेचर के बेस पर 2 तरीके के होते हैं। तो जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं वो तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो दे कैन पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, जैसे कि हमने कहा जिंक का इलेक्ट्रोड ले लिया हमने, कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिया, दे विल पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। बट इनर्ट इलेक्ट्रोड बिहेव एज अ सोर्स एंड सिंक, ये सोर्स और सिंक की तरह बिहेव करते हैं, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस है, जो इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोडक्ट है, अगर आपने एक्टिव इलेक्ट्रोड लिया है तो कुछ और प्रोडक्ट आपको मिलेगा, अगर आपने इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया है तो आपको वहां कुछ और प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब एक्टिव और इनर्ट इलेक्ट्रोड अगर आप लेते हो तो प्रोडक्ट में भी डिफरेंट, आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिल सकते हैं। इसके एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी जब हम कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइसिस को पढ़ेंगे बेटा, मैं वहां पर एग्जाम्पल दूंगी कि अगर आपने कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया है तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया है इलेक्ट्रोलाइसिस में तो वहां पर आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा। अब हम बात करते हैं काइनेटिक बैरियर की। काइनेटिक बैरियर या ओवर वोल्टेज। देखिए कुछ रिएक्शंस जो होती हैं वो थर्मोडायनेमिकली फिजिबल होती हैं, लेकिन जो काइनेटिकली होती है, मतलब जो उनकी चलने की, आयन की जो मूवमेंट जो होती है, आयन की मूवमेंट पे ही इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड कर रहा है, तो जो ये काइनेटिकली होती हैं वो स्लो होती हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिकली तो फिजिबल हैं, लेकिन काइनेटिकली कैसी हैं वो रिएक्शंस, स्लो हैं। क्यों है स्लो, ड्यू टू लेसर वोल्टेज। क्यों है, ड्यू टू लेसर वोल्टेज। अब जब इनकी लेसर वोल्टेज होती है, जब ये स्लो होती हैं, स्लोअर होने की वजह से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्रिएट कर देती हैं इलेक्ट्रोड्स के चारों तरफ, रिएक्शन रुक जाती है ना, चलती नहीं है प्रॉपर। तो हमें क्या करना पड़ता है, वहां पर एक्स्ट्रा वोल्टेज देना पड़ता है। इन रिएक्शंस को चलाने के लिए हमें क्या देना पड़ता है, एक्स्ट्रा वोल्टेज देना पड़ता है। जितना थ्योरेटिकल वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है ना, उससे ज्यादा वोल्टेज देनी पड़ती है, उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, ओवर वोल्टेज कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, ओवर वोल्टेज कहते हैं। तो जो रिएक्शन काइनेटिकली स्लो होती हैं उनको जो हम एक्स्ट्रा वोल्टेज देते हैं
रिएक्शन को चलाने के लिए उसे हम क्या कहते हैं, ओवर वोल्टेज कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? हम इन्हें कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, अगर मैं कैथोडिक रिएक्शन की बात करूं, कैथोडिक रिएक्शन की बात करूं, तो कैथोड पर क्या होता है, आपने पढ़ा है कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पर होती है रिडक्शन की प्रोसेस। क्या होती है कैथोड पर? कैथोड पर होती है रिडक्शन की प्रोसेस। वहां पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। रिडक्शन किसका होगा? मान लो दो आयन है मेरे पास, मैंने लिया एक्वस NaCl, मैंने एज अ इलेक्ट्रोलाइट लिया। तो एक्वस NaCl मैंने कैसे बनाया होगा? NaCl को पानी में मिलाया होगा, तो मेरे पास NaCl प्लस वाटर है। अब ये जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो NaCl भी आयन में टूटता है और वाटर भी आयन में टूटता है। तो NaCl ने दो आयन बनाए, एक Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव। वाटर भी दो आयन बनाएगा, एक H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, अब ये जो दोनों आयन है, ये जो दोनों पॉजिटिव आयन है, ये कहाँ जाएंगे बेटा? ये कहाँ जाएंगे? ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाएंगे। नेगेटिव इलेक्ट्रोड हमारे पास कौन है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड हमारे पास कैथोड है। ये दोनों कैथोड पर जाएंगे। ये दोनों कहाँ जाएंगे? ये एनोड पर जाएंगे। अब कैथोड पर दोनों आयन जाएंगे, लेकिन केवल उसका रिडक्शन होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। नोट डाउन करें, रिडक्शन किसका होगा? रिडक्शन किसका होगा? which have higher reduction potential, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वही जीतेगा, वही आयन क्या होगा? वहां पर रिड्यूस होगा। देखिए, Na पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Na सॉलिड बना लिया। ठीक है, दूसरी रिएक्शन ये है कि H2O ने इलेक्ट्रॉन लिया तो H2 गैस बना दी, साथ में OH नेगेटिव आयन बना दिया। ठीक है, OH नेगेटिव आयन बना दिया। इसको मैं अगर बैलेंस करूं, यहाँ हाफ H2 आ जाएगा। ठीक है, अभी अगर इनकी वैल्यू की बात करूं तो ई रिडक्शन वैल्यू बेटा इसकी होती है, ई रिडक्शन वैल्यू इसकी होती है -2.71 वोल्ट, -2.71 वोल्ट। ठीक है, और इसकी है -0.41। आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी 0.41 वोल्ट। ठीक है, तो ये दो वैल्यू दे रखी हैं आपको, है ना। अब ये अगर ये रिड्यूस होता है, इस रिएक्शन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल ये है, इस रिएक्शन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल ये है, लेकिन रिएक्शन एक ही चलनी है, एक ही आयन रिड्यूस होना है, तो क्या होगा? किसका रिडक्शन होगा? रिडक्शन होगा बेटे वाटर का। किसका रिडक्शन होगा? वाटर का रिडक्शन होगा, बिकॉज ई नॉट रिडक्शन ऑफ वाटर इज हाइयर। ठीक है, इसकी वैल्यू ज्यादा होने की वजह से इसका रिडक्शन होगा। तभी जब NaCl का, एक्वस NaCl का आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो तो कैथोड पर आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है। याद रखेंगे, सोडियम सॉलिड नहीं मिलता, सोडियम सॉलिड नहीं मिलेगा, कैथोड पर आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। गॉट इट? यहां तक समझ में आ गया? कैथोडिक रिएक्शन समझ में आ गई? ओके, अब हम बात करेंगे एनोडिक रिएक्शन की। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। यस, अब हम बात करेंगे एनोडिक रिएक्शन की। एनोडिक रिएक्शन क्या होती है? एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है बेटा? एनोड पर रिएक्शन होती है आपकी, जहां एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा उसी का ही ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। मेरे पास दो इक्वेशन है, ठीक है। सल्फेट है H2SO4 का, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करा रही हूं, मेरे पास सल्फेट आयन है और ये H2O8 -2 में कन्वर्ट हो रहा है, H2O8 -2 में कन्वर्ट हो रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा ऑक्सीडेशन हो गया, राइट, क्लियर है। उसी के साथ जो H2O है वो कन्वर्ट हो रहा है हाफ O2 गैस +H पॉजिटिव में, ठीक है।
बात समझ में आ गई यहाँ पे? ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं तो इसकी ई ऑक्सीडेशन, ई नॉट ऑक्सीडेशन वैल्यू है -2.01 वोल्ट, 2.01 वोल्ट, और इसकी ई नॉट ऑक्सीडेशन वैल्यू गिवन है -1.23 वोल्ट, राइट। अब अगर इनके ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन नहीं है, दीज आर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आप ये देखोगे कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसी का ही ऑक्सीडेशन होगा। बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ पर वाटर का ज्यादा है, तो आपको एनोड के ऊपर, एनोड पर आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगी। ये क्लियर हो गया? ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ओवर जो रिएक्शंस, कई बार ऐसा होता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड आपको क्या मिलते हैं, अनएक्सपेक्टेड आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे मैंने NaCl के केस में आपको बताया, NaCl के केस में मैंने आपको क्या बताया कि आपको ये जो Na और H पॉजिटिव है दोनों जाएंगे कैथोड के ऊपर और आपको केवल हाइड्रोजन गैस मिलेगी, और एनोड के ऊपर आपको Cl2 गैस मिलेगी। ठीक है, और जो Na और OH है, ये Na और OH एज अ बाई प्रोडक्ट आपको मिलेगा यहां पर कंटेनर में पड़ा हुआ। ठीक है, Na आयन और OH आयन आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, NaOH बना देंगे। तो जब आप एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो आप तो ये मान के चलते हो कि आपको Na पॉजिटिव सोडियम सॉलिड और क्लोरीन गैस मिलनी चाहिए, लेकिन वहां पर अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मिलते हैं। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है कि इनकी जो वोल्टेज है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, उनकी वोल्टेज क्या है, कम है, उनका पोटेंशियल क्या है, कम है। तो जिनका पोटेंशियल ज्यादा होता है वो विन कर जाते हैं, वो आयंस विन कर जाते हैं और उनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाता है। इसीलिए आपको सोडियम सॉलिड ना मिलकर कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलती है और यहाँ पर Cl2 गैस मिलती है, और OH नेगेटिव और Na प्लस मिलकर NaOH बना देते हैं। तो ये हमने कुछ बात करी कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शन की और फैक्टर्स की। इसके बाद मैं आपको एक चार्ट की फॉर्म में, चार आपके सिलेबस में है, NaCl एक्वस का इलेक्ट्रोलाइसिस है, मोल्टन NaCl का है, कॉपर सल्फेट का डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के साथ है, इलेक्ट्रोड के साथ है, वो उसका मैं चार्ट बनवा दूंगी जिससे कि आपको याद करना बहुत ईजी हो जाएगा। रीजन मैं आपको समझा चुकी हूँ कि आपको अनएक्सपेक्टेड आयंस क्यों मिलते हैं, अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स क्यों मिलते हैं। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की अगर मैं बात करूं तो प्रेफरेबली हम इलेक्ट्रोलाइसिस जो वाटर का करते हैं वो एसिडिक मीडियम में करते हैं। उसका रीजन ये होता है कि अगर हम न्यूट्रल मीडियम में करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उस टाइम को बचाने के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत वेस्ट होगी, इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें मीडियम को एसिडिक बनाना पड़ता है, क्योंकि जो H आयन होते हैं उनकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है OH आयन के कंपैरिजन में। इसीलिए यहाँ पर एसिडिक मीडियम को कंसीडर किया जाता है, प्रेफर किया जाता है। अगर मैं एसिडिक मीडियम की बात करूं, एसिडिक मीडियम में इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करूं, तो कैथोड पर यहाँ पर हमें मिलती है हाइड्रोजन गैस, जो कि H आयन, जो एसिड का, देखो इस वाटर का जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो आपके पास क्या क्या होगा, H आयन होगा, OH नेगेटिव आयन होगा, और एसिडिक मीडियम में लिया तो H आयन होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो जो H आयन है वो जाएगा कैथोड पर और हाइड्रोजन गैस आपको मिल जाएगी, और एनोड पर आपको क्या मिलेगी, ऑक्सीजन गैस मिलेगी। एनोड पर आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगी। ठीक है, कैथोड पर आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी और एनोड पर आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगी। अब मैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl की बात करूं तो दो तरीके हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस के। अगर हम मोल्टन स्टेट में करा रहे हैं या फिर हम एक्वस फॉर्म ले रहे हैं NaCl का। अगर हम मोल्टन स्टेट में करा रहे हैं तो मेरे पास दो ही आयन है, ये आयन जो होगा वो डिपॉजिट हो जाएगा जाकर किस पर, कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा, और आपको Na सॉलिड मिलेगा कैथोड पर, और एनोड पर आपको मिलेगी Cl2 गैस। ठीक है, लेकिन अगर एक्वस NaCl जो मैं भी आपको बता चुकी हूँ, वहां पर Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है, तो यहाँ पर रिएक्शन डिपेंड करेगी कि किसकी वोल्टेज ज्यादा है। रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो बेटा इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो आपको कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलेगी, एनोड पर आपको Cl2 गैस मिलेगी,
और बाई प्रोडक्ट में आपको NaOH मिलेगा। बात समझ में आ गई? अब हम इलेक्ट्रोलाइसिस जो कॉपर सल्फेट का है वो डिपेंड दो चीजों पर करता है कि आपने यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया है, इलेक्ट्रोलाइट तो सेम है, यहाँ तो दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लिए थे, यहाँ पर आपने इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया है या एक्टिव इलेक्ट्रोड लिया है, कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया है। जो ये एक्टिव इलेक्ट्रोड वाला है ना, आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो, जब आपने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करी थी कॉपर की, जो आपको मेटलर्जी से कॉपर मिला था उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करी थी। तो अगर आपने कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया है यहाँ पे या फिर आपने प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लिया है तो दोनों बार कहानी अलग अलग होगी। देखो कॉपर सल्फेट का आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया तो कॉपर पॉजिटिव है आपके पास, सल्फेट नेगेटिव है आपके पास, एच पॉजिटिव है आपके पास, OH नेगेटिव है आपके पास। क्लियर हो गई? इतनी चीजें हैं आपके पास। तो आपके पास कैथोड पर क्या हो जाएगा? कैथोड पर बेटा आपको कॉपर डिपॉजिट हुआ मिलेगा, कॉपर डिपॉजिट मिलेगा, और एनोड पर आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगी, O2 गैस मिलेगी, ये और ये। इसका होगा बेटा रिडक्शन और इसका होगा बेटा ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन होगा। इसका कंपटीशन सल्फेट आयन से है, लेकिन सल्फेट आयन के कंपैरिजन में इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, इसीलिए OH नेगेटिव का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस आपको एनोड पर मिलेगी। चलिए एक्टिव इलेक्ट्रोड के अंदर देखते हैं कौन कौन से आयन होंगे हमारे पास। एक्टिव इलेक्ट्रोड के अंदर हमारे पास आयन होने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट तो सेम है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सेम है, एक्वस फॉर्म में, तो कॉपर +2 तो मिलेगा है ही, सल्फेट -2 है, H पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, लेकिन एक और आयन, एक और भी है, कॉपर भी है, क्योंकि कॉपर इज एक्टिव मेटल, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है ना। तो अब कैथोड पर जाने के लिए कौन कौन तैयार है? कैथोड पर जाने के लिए कौन कौन तैयार है बताओ? कैथोड पर कौन कौन जाएगा? नेगेटिव वाला ये है तो इस पर पॉजिटिव वाले जाएंगे, कैथोड पर ये जाएगा, ठीक है, कैथोड पर ये जाएगा, राइट, ये दोनों जाएंगे कैथोड पर। एनोड पर कौन जाएगा? एनोड पर ये जाएगा, ये जाएगा और ये जाएगा, ये तीनों एनोड पर जाएंगे। तो कैथोड के अंदर जब कैथोड होगा तो उस पर तो बेटा हमेशा क्या होता है? उस पर तो रिडक्शन होता है, कैथोड पर तो क्या होता है? रिडक्शन होता है ना। कॉपर +2 जाएगा कैथोड पर और कॉपर सॉलिड बना देगा, कॉपर +2 कैथोड पर जाएगा और कॉपर सॉलिड बना देगा। ये तो मेरी कैथोड की रिएक्शन हो गई। कैथोड को कैसे लिखें? मैं C से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। एनोड पर जाएगा कॉपर और ये कॉपर +2 आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कराने की हमारा रीजन क्या है भैया? हम क्या कर रहे हैं? कॉपर +2 कॉपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, कॉपर को कॉपर +2 में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं? देखिए मैंने आपको 5 मिनट पहले ही बताया था कि ये जो एक्टिव इलेक्ट्रोड वाला मेथड हम इलेक्ट्रोलाइसिस में यूज करते हैं। देखिए मेटलर्जी करी आपने, रिफाइनिंग करी आपने, वहां से आपको कॉपर मिला, लेकिन दैट कॉपर इज इम्प्योर, है ना, उसके अंदर भी इम्प्योरिटीज हैं। तो हम क्या करते हैं, वो जो इम्प्योर वाला जो कॉपर है उसका आप क्या बना देते हो? उसका आप एनोड बना देते हो, है ना, उसका आप एनोड बना देते हो। अब वो जो एनोड आपने कॉपर का बनाया था वो कॉपर आयन में कन्वर्ट होने लगता है, वो कॉपर आयन में कन्वर्ट होने लगता है और सॉल्यूशन के अंदर आने लगता है। क्लियर हो रही है? कॉपर आयन में कन्वर्ट होगा, सॉल्यूशन के अंदर आएगा। मैं आपको यहाँ इसी में करके दिखाती हूँ। मान लो आपके पास ये जो एनोड है ये इम्प्योर कॉपर का बना हुआ है, इम्प्योर कॉपर का बना हुआ है, ठीक है, ये प्योर कॉपर का बना हुआ है, राइट। ये किसका बना हुआ है? प्योर कॉपर का बना हुआ है। तो ये इम्प्योर कॉपर का जब बना हुआ है तो ये क्या होगा? ये कॉपर +2 में कन्वर्ट होने लगेगा, ये कॉपर +2 आयन यहाँ आने लगेंगे, कॉपर +2 आयन यहाँ आके तो यहाँ जाने लगेंगे, इसके ऊपर जाकर डिपॉजिट होने लगेंगे, ये होने लगे ना डिपॉजिट। और जो इसकी इम्प्योरिटी एक्चुअली क्या होगी? रॉड घुलने लगेगी, डिसॉल्व होने लगेगी, इसकी इम्प्योरिटी यहाँ आकर इकट्ठी हो जाएगी, जिसको आप एनोड मड कहते हो, जिसको आप एनोड मड कहते हो। तो आपने जो ये इम्प्योर मेटल थी, कॉपर थी, उसको साफ कर लिया ना बेटा, डिपॉजिट होती गई कैथोड पर, कॉपर कैथोड पर डिपॉजिट होता गया और जो इम्प्योरिटी थी वो घुलकर नीचे आती गई एनोड मड के फॉर्म में। तो ये यूज होता है इस एक्टिव इलेक्ट्रोड को बनाने का, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात करी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की और इलेक्ट्रोलाइसिस की। इसी से जुड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है
यानी कि क्वांटिटेटिवली हम कैसे पता चलेगा हमें कि कितना मटेरियल डिपॉजिट हुआ है, उसके लिए हम दो लॉ पढ़ेंगे, दैट इज फैराडेज लॉ। जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को डिस्कस करते हैं। चलिए पहले हम जब हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ते हैं उसके लिए पहले हम एक बात समझते हैं। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी, कॉपर +2, मतलब अगर कॉपर का बेटा रिडक्शन हो तो क्या होगा, कॉपर सॉलिड बनेगा। कॉपर जो एक्वस आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या कर रहा है, कॉपर बना रहा है, कॉपर सॉलिड बना रहा है। तो कॉपर का 1 मोल बन रहा है, ठीक है। इस 1 मोल कॉपर को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हुए। बात समझ में आ रही है? तो दीज 2 मोल इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिपोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर, ठीक है। तो कितने, इसको जो ये इलेक्ट्रॉन है इट्स अ फॉर्म ऑफ चार्ज। चार्ज क्या है, चार्ज क्या होता है, चार्ज हमने पढ़ा है फिजिक्स में, Q इज इक्वल टू NE, है ना। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं कहीं पे, किसी वायर के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर, दैट इज अ चार्ज, राइट। तो Q को हम NE से निकालते हैं। अगर मुझे यहाँ पे निकालना हो NE की जगह यहाँ NF से निकालते हैं। N इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस केस में कितने, 2 और 2F। तो चार्ज कितना हो जाएगा, 2F चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द डिपोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर। क्लियर हुआ? अब F की क्या वैल्यू होती है, F इज अ 96 फैराडे कांस्टेंट कहते हैं, 96500 कूलम, है ना। तो 2 इंटू 96500 कूलम चार्ज यूज हुआ 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट होने में। यहीं से हम फैराडे लॉ को समझेंगे। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है बेटा, फर्स्ट लॉ की बात कर रही हूं पहले। द मास ऑफ प्रोडक्ट डिपॉजिट या द मास ऑफ सब्सटेंस, लिख लेते हैं यहां पे, द मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड ऑन द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, ऑन द इलेक्ट्रोड मतलब लिबरेटेड कह लो या डिपॉजिट कह लो, है ना, ऑन द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, अरे यार मार्कर को देखते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज flowing through the circuit, to the charge flowing through the circuit. Just a minute. तो हम इस तरह से क्या निकाल सकते हैं, तो जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे है, जो इलेक्ट्रोलाइसिस का लॉ है फैराडे का, वो क्या कह रहा है कि कितना अमाउंट जो डिपॉजिट हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर मैं हटा दूं तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ZQ, वेयर Z इज अ कांस्टेंट। Z को हम क्या कहते हैं, Z को हम ECE कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं इस Z को, ठीक है। Q की जगह आप क्या रख सकते हो, NF रख सकते हो। Q इज इक्वल टू IT भी होता है, दोनों फॉर्म में आप रख सकते हो, ठीक है। I कितनी करंट, कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है कितने टाइम में, है ना, वो भी चार्ज यहां से भी निकालते हैं हम, IT से भी, और कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं सर्किट के अंदर, दैट इज ऑल्सो चार्ज, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू NF और Q इज इक्वल टू IT हम इन दोनों से निकाल सकते हैं। तो अगर मैं Q इज इक्वल टू IT लिखूं तो मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू ZIT, वेयर Z इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। अब Z की अगर मुझे वैल्यू निकालनी हो तो Z होता है बेटा E/96500, दिस इज द वैल्यू ऑफ Z, वेयर E इज अ इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट किसका इक्विवेलेंट वेट है, जो डिपॉजिट हो रहा है, जो मास डिपॉजिट हो रहा है ना, जो पर्टिकुलर सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, जैसे कॉपर हो रहा है तो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, सिल्वर हो रहा है तो सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट लेंगे। इक्विवेलेंट वेट निकालते कैसे हैं, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, और डिवाइडेड बाय n फैक्टर।
इस केस में एन फैक्टर क्या होगा, एन फैक्टर होगा जिसके ऊपर चार्ज है, ठीक है। यहाँ पर एन फैक्टर क्या होगा, जो चार्ज है। क्लियर हो गई ये बात। तो हमें पहला जो लॉ है, जो फैराडे का फर्स्ट लॉ है, वो क्या कहता है कि m इज इक्वल टू जेड आई टी, जो मास है कितना, m भी कह सकते हैं इसको, w भी कह सकते हैं, w भी लिख सकते हो आप, w लिख लो, m से कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मोलर मास वाला m तो नहीं, w अमाउंट, कितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है, इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। आई और टी क्या है, आई इज अ करंट इन एम्पियर, टी इज अ टाइम और जेड इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फैराडे इलेक्ट्रोलाइसिस का ये पहला लॉ है जिससे हम अमाउंट निकाल सकते हैं। सेकेंड लॉ की बात करते हैं। सेकेंड लॉ हमें क्या बताता है कि अगर आपने क्या किया, 2-3 आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, मान लो as many as you have, उनको आपने सीरीज में जोड़ दिया, उनको आपने सीरीज में जोड़ दिया। डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इनके अंदर भरे हुए हैं, सेम नहीं भरे हुए, डिफरेंट डिफरेंट ही भरे हुए हैं, अलग अलग सेल है भाई, और ये आपने इनको जोड़ दिया। क्लियर हो रही है बात। तो मान लो कि ये A है, ये हमारे पास B है, ये हमारे पास C है, और इसको फिर हम फर्दर ऐसे बैटरी से जोड़ रहे हैं। इसके अंदर जो अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है वो W1 है, ये W2 है, ये W3 है। ठीक है, तो ये हमें कहता है कि अगर पास की जाती है करंट 2 या मोर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जिनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है और जिनको आपने सीरीज में जोड़ा हुआ है, तो जो मास होगा सब्सटेंस का, जो डिपॉजिट होगा डिफरेंट सेल के अंदर, ठीक है, तो डिफरेंट सेल के अंदर डिपॉजिट होगा वो रेशो में होगा उनके इक्विवेलेंट मास के। ठीक है, कहने का मतलब है कि W1 अपॉन E1 मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट पहले कंटेनर का इज इक्वल टू W2 अपॉन E2 इज इक्वल टू W3 अपॉन E3। दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन। ठीक है, सेम रेशो डिपॉजिट होगी, W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू W2 अपॉन E2 इज इक्वल टू W3 अपॉन E3। या आप कह सकते हो इक्विवेलेंट, जो इक्विवेलेंट हैं, A के जितने इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे उतने ही B के होंगे। इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ B इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ C। तीनों के जो इक्विवेलेंट हैं वो इक्वल डिपॉजिट होते हैं, राइट। ये होता है हमारा क्या, फैराडे का सेकेंड लॉ। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि इक्विवेलेंट जो आपका जो इक्विवेलेंट कैथोड पर जो डिपॉजिट होंगे इक्वल टू, अगर एक ही है तो एनोड के इक्विवेलेंट के बराबर होगा। जितना कैथोड पर डिपोजिशन होगा इक्विवेलेंट का उतना ही एनोड पर होगा, जितना एक कंटेनर के अंदर होगा उतना ही दूसरे कंटेनर के उतना होगा, उतना ही तीसरे कंटेनर के अंदर होगा। तो हम इस तरह से इस फॉर्मूले से डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट डिफरेंट सेल के अंदर डिपॉजिट होने वाले अमाउंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, for how long a current of 1.5 ampere has to be passed through the electrolyte in order to deposit 1 gram of aluminium when the reaction is aluminium plus 3 convert into aluminium solid, right। इस क्वेश्चन को हमें करना है। हमें इसने क्या दी हुई है, करंट दे रखी है बेटा 1.5 एम्पियर की हमें करंट दे रखी है। ठीक है, और कितना अमाउंट दे रखा है, अमाउंट दे रखा है 1.0 ग्राम। और एल्यूमिनियम का एटॉमिक, एक्चुअली एटॉमिक मास गिवन है क्वेश्चन में, मैंने यहाँ नहीं लिखा। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना दे रखा है, 27 ग्राम होता है। चलिए अब अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं तो इस एल्यूमिनियम में, जैसे मैंने अभी आपको कॉपर में सिखाया था, एल्यूमिनियम के 1 मोल को डिपॉजिट होने में कितने इलेक्ट्रॉन के मोल यूज हो रहे हैं, 3 मोल यूज हो रहे हैं, यानी कि 3f चार्ज यूज हो रहा है किसके डिपोजिशन में, 1 मोल के डिपोजिशन में। और 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास है ना, 1 मोल इज इक्वल टू 27 ग्राम। तो 27 ग्राम के डिपोजिशन में 27 ग्राम एल्यूमिनियम डिपोजिटेड कितने चार्ज पर,
3 इंटू 96500 कूलम चार्ज लगता है। क्लियर है? 27 ग्राम एल्यूमिनियम के डिपोजिशन में इतना चार्ज लगता है। 1.0 ग्राम एल्यूमिनियम के डिपोजिशन में कितना चार्ज लगेगा? 3 इंटू 96500 अपॉन 27, 3 9 जा 27 हो गया, 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 उतारेंगे 6 0, ये आ जाएगा बेटा 10722.2 कूलम, राइट। तो ये चार्ज आ गया मेरे पास और पूछा क्या है? फॉर हाउ लॉन्ग अ करंट, टाइम पूछा है। क्या पूछा है बेटा? हमसे टाइम पूछा है। इतने चार्ज में 1 ग्राम डिपॉजिट होने में इतना चार्ज लगा, और इतने चार्ज के लिए कितनी करंट, कितनी देर तक करंट हमें पास करनी पड़ेगी, ये बताना है। तो चार्ज मुझे पता चल गया, करंट मुझे पता है कितनी करंट पास कर रहा है, 1.5 एम्पियर की, और टाइम मुझे बताना है। ये फॉर्मूला है मेरे पास। एक्चुअली इन सारे क्वेश्चन में आप 4 फॉर्मूले यूज करते हो। एक होता है Q इज इक्वल टू NF, एक करना है Q इज इक्वल टू IT, एक करना है W इज इक्वल टू ZIT या ZNF, ठीक है। एक आपको करना है, अगर Z निकालना है तो E अपॉन 96500, और एक आपका सेकेंड लॉ वाला W1 Z1 इज इक्वल टू W2 Z2 वाला, ठीक है। ये फॉर्मूले इन वाले क्वेश्चंस में आपको यूज करना है। तो Q इज इक्वल टू IT किया, मुझे Q पता है 10722.2 चार्ज 1 ग्राम को डिपॉजिट होने में लगेगा, और करंट 1.5 एम्पियर चल रही है सर्किट में। टाइम बताना है। T इज इक्वल टू कैसे आ जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई 1.5, ठीक है। इसको डिवाइड कर रहे हैं तो बेटा आंसर आ रहा है 7148 सेकेंड। 7148 सेकेंड। आप इसे मिनट में, आवर्स में, जिसमें भी पूछा हुआ है कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ सेकेंड में निकाल रही हूँ। देखा कितना आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या हुआ? 3 हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दिए हुए हैं और जिनको सीरीज में जोड़ा हुआ है, राइट। तीनों सेल के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। पहला सेल जो A सेल है, इसको मैं A कह देती हूँ, ये B है और ये C है। A के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज जिंक सल्फेट, B के अंदर AgNO3 और C के अंदर कॉपर सल्फेट है, और तीनों को रिस्पेक्टिवली हमने क्या जोड़ा हुआ है? सीरीज में जोड़ा हुआ है। जब यहाँ पर 2 एम्पियर की करंट पास की जाती है तो B के कैथोड पर, कैथोड एनोड, कैथोड एनोड, कैथोड एनोड, ठीक है। B के जो एनोड पर क्या होता है? B के एनोड, सॉरी, B के कैथोड पर 1.08 ग्राम जो सिल्वर है वो डिपॉजिट हो जाता है, सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है। तो आपको बताना है कि कितना टाइम लगा। जब 2 एम्पियर करंट पास की गई, इतना सिल्वर डिपॉजिट हुआ, तो कितना टाइम लगा इसके डिपोजिशन में, कितनी देर हमें करंट प्रवाहित करनी पड़ी, उसमें पास करनी पड़ी। और आपको ये बताना है कि W1 और W2 कितना होगा, यानी कि पहले में और थर्ड वाले में कितना कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा कैथोड के ऊपर, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें ये पता है कि जब हमने तीनों को सीरीज में जोड़ रखा है, राइट, और हमें ये कह रहा है कि जो AgNO3 है, AgNO3 जब कैथोड पर गया होगा, Ag प्लस गया होगा कैथोड पर, और इसका रिडक्शन होकर Ag सॉलिड बना होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही? Ag सॉलिड बना होगा। Ag सॉलिड का देखो मास दिया हुआ है 108 ग्राम होता है, एटॉमिक मास कितना होता है? तो 108 ग्राम डिपॉजिट होने में 1 फैराडे चार्ज लगा। ये बात समझ में आ रही? 1 फैराडे चार्ज लगा। करंट इसने कितनी पास करी? करंट इसने पास करी 2 एम्पियर, और इसने हमसे टाइम पूछा है। बात क्लियर हो गई? और इसने हमें क्या कहा है कि 1.08 ग्राम अगर 1.08 ग्राम अगर डिपॉजिट हो रहा है तो कितना टाइम लगेगा? भाई 108 ग्राम में 1 फैराडे चार्ज है, 1.08 ग्राम में कितना टाइम लगेगा डिपोजिशन में? तो हम पहले, जैसे मैंने आपको सिखाया था, आप पहले यूनिटरी मेथड से चार्ज निकाल लो 1.08 ग्राम का, और फिर Q इज इक्वल टू IT से आप करंट निकाल सकते हो। नहीं तो अब की बार हम फैराडे के फर्स्ट फॉर्मूले को यूज करके डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि टाइम हमने ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। हम W इज इक्वल टू ZIT लगा लेंगे। देखो W कितना डिपॉजिट हो रहा है? 1.08 ग्राम। Z क्या होता है? E अपॉन 96500 होता है। I कितनी है? 2 एम्पियर है। और टाइम क्या है? हमें निकालना है। मैम E तो दे नहीं रखा, क्यों नहीं दे रखा? E होता है एटॉमिक मास, E होता है बेटा एटॉमिक मास
डिवाइडेड बाई n फैक्टर, यहाँ पर n फैक्टर क्या बोला था मैंने, जो चार्ज है जो एलिमेंट के ऊपर, आयन के ऊपर, दैट इज +1, तो n यहाँ पर 1 होगा। अब मैं अगर E की जगह रखूंगी 108 बाई 1 इंटू 96500 इंटू 2 इंटू T 1.08। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो यहीं पे अगर मैं सॉल्व करूं, 108 से 108 गया, 2 0 से ये 2 0 गई। T इज इक्वल टू क्या हो गया, T इज इक्वल टू हो जाएगा 965/2। दिस इज द करंट। इतने सेकंड अगर आप करंट पास करोगे तो 1.08 ग्राम Ag क्या हो जाएगा बेटा, डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। अब दूसरे पार्ट में कह रहा है कितना जिंक डिपॉजिट होगा, कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। तो जिंक की अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ पर पहले सेल की ए की बात कर रही हूँ। जिंक डिपॉजिट कैसे हुआ होगा, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे और जिंक सॉलिड में कन्वर्ट हुआ होगा। तो जिंक के 1 मोल के डिपोजिशन के लिए, 65 ग्राम के डिपोजिशन के लिए 2 फैराडे चार्ज लगा था। ठीक है, और आपको सेकेंड लॉ पता है फैराडे का, वो कहता है कि जितने इक्विवेलेंट यहाँ पे डिपॉजिट हुए उतने यहाँ होंगे, उतने यहाँ होंगे। वो कह रहा है W1 Z1 इज इक्वल टू W2 अपॉन Z2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। मुझे W2 पता है 1.08, मुझे Z2 भी पता है, दैट इज 108/1। Z2 का मतलब समझते हो ना, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस का। W1 मुझे निकालना है, यानी कि कॉपर का मुझे निकालना है W। Z1 कॉपर का कितना होगा, कॉपर का Z1 होगा बेटे कॉपर का एटॉमिक वेट अपॉन चार्ज n फैक्टर 65/2। कॉपर इज 63.5/2। ठीक है, यहां से मैं क्या करूंगी, यहां से मैं इसको हटा देती हूँ, बाई 1 की कोई जरूरत नहीं है, 100। ठीक है, ये गया। तो W कॉपर कितना आ जाएगा मेरे पास, W कॉपर आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 63.5 ग्राम। यहां से बेटा आंसर आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 63.5 ग्राम। निकाल लेंगे इसको। ठीक है, यहां से निकाल लेंगे। अब मैं क्या करूं, अब मैं इसके साथ ही कॉपर, अब मुझे अगर कॉपर सल्फेट का मैंने निकाल लिया, ये मैंने कॉपर सल्फेट का निकाला है, सॉरी इट इज कर रही थी जिंक का, निकाल दिया कॉपर का। ये यार देखो 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 क्या गलती हुई है। मैं इसको जिंक ही लिखती हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। जिंक 65 था, ठीक है, 65 ग्राम था जिंक। जिंक का जो एटॉमिक मास होता है वो 65 है। दोबारा से करते हैं। सिल्वर का जो W2 है वो 1.08 है। Z2 बेटा इसका 108/1 हो गया। कैसे हो गया बता दिया मैंने आपको। W जिंक मुझे निकालना है और जिंक का क्या होगा, Z ऑफ जिंक क्या होगा 65/2। ठीक है, ये चला गया, इंटू 100 कर देती हूँ, 108 से 108 निकल गया। अब ये जो आएगा ये आएगा W जिंक इज इक्वल टू 200/65 ग्राम। यहां से आंसर आ जाएगा जिंक के लिए। अब अगर मुझे निकालना है कॉपर के लिए तो सेम प्रोसीजर कॉपर के लिए करेंगे। देखो C के लिए अगर मुझे निकालना है तो कॉपर की क्या रिएक्शन होगी, कॉपर की रिएक्शन भी तो यही होगी। इसके लिए भी तो n फैक्टर क्या है 2 ही है, तो इसके लिए मैं लिख सकती हूँ 2 ऑफ कॉपर अपॉन E ऑफ कॉपर इज इक्वल टू W ऑफ Ag और Z ऑफ Ag। तो W कॉपर मुझे निकालना है, इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 63.5/2 इज इक्वल टू Ag है 1.08 और ये है 108। इस तरीके से हम सॉल्व करके कॉपर का वेट भी निकाल लेंगे। तो सेकेंड लॉ से हमने, सेकेंड जो पार्ट है क्वेश्चन का वो सेकेंड लॉ से किया, और जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे से किया। तो इस तरह से फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को यूज करके हम कितना अमाउंट डिपॉजिट होता है कैथोड या एनोड पर हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, क्लियर हो गया ये आपको। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, और इलेक्ट्रोलाइसिस के 2 लॉज पढ़े और उनका एप्लीकेशन हमने सीखा न्यूमेरिकल की हेल्प से। अब इस चैप्टर को खत्म करने का टाइम आ गया है और इसमें सिर्फ एक टॉपिक बचा है, दैट इज बैटरी, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।